देखिए, जितने बच्चे 18 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर के आ गए हैं 2026 का एक 18 फरवरी का एक वायरल पेपर, जिसका कोड है 801 सीटी का कोड है। और मेरे पर जो ये हमारा एक 18 फरवरी का रियल मॉडल पेपर है, जिसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व के सॉल्यूशन के साथ लेकर के आया हूँ। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर तैयार करके चले जाना पेपर देने। और ये हमारा यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर मेरा नाम लिखना है। तो पूरा पेपर देखो, समय 3 घंटे 15 मिनट का है। तो पूरा का पूरा पेपर जो आप लोगों का रियल पेपर है, और 100% मेरे जो आप लोग पूरा पेपर तैयार करिए। 2026 का एक रियल पेपर है। अगर हम बात करें आपके पेपर के बारे में, तो आप लोगों के 7 सेट बनते हैं। 7 सेट में से आप लोगों का कोई ना कोई सेट, पता नहीं कौन सा सेट है जो आप लोगों के पेपर में आ जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक, मुझे जो पेपर मिला 801 सीटी का मुझे पेपर मिला। तो पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लीजिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ, तो ये सारे के सारे निर्देश हैं जो आप लोगों को अपने निर्देश को पढ़ लेने। निर्देश अच्छा पढ़ लेना है। निर्देश में आप लोगों को पढ़ करके सुना देता हूँ कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और ये हमारा निर्देश दिया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पत्र के खंड ब में 50 नंबर के बहुविकल्प मतलब वर्णनात्मक प्रश्न है। और यहाँ पर सभी प्रश्नों का अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए। ऐसा पेपर बताऊंगा जैसे जीवन में मेरे जो यूट्यूब पर किसी ने भी ऐसा नहीं समझाया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को समझा दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, मेरा पहला देखो प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले 20 प्रश्न अपने पक्के करो। यहाँ पर लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ लिखा है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि 1 नंबर का आएगा पेपर में, कि यहाँ पर लिखा है कि साकित जो है किस युग की रचना है। ऑप्शन नंबर ए दिया भारतीय युग की रचना है। ऑप्शन नंबर बी दिया द्विवेदी युग जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी दिया प्रगतिवादी युग की रचना है। और ऑप्शन नंबर डी दिया छायावादी युग की रचना है। तो ये देखिए हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन 4 ऑप्शन में अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो हमारा साकित जो है किस युग की रचना हो जाएगी, तो अगर हम इसके 4 ऑप्शन के बारे में बात करें, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा है। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय युग के बारे में। अच्छा, भारत हिंदू युग होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं भारत हिंदू युग के बारे में। भारत हिंदू युग क्या होता है? भारत हिंदू युग के बारे में अगर हम बात करें, तो भारत हिंदू युग की कला विधि जो होती है 1868 से 1900 तक के, इसकी कला विधि मानी जाती है। मतलब जो 1868 से लेकर जो 1900 तक का जो समय है, ये हमारा ए, भारत हिंदू युग में आता है। अच्छा, भारत हिंदू युग के प्रमुख कवि मतलब लेखक कौन है? तो भारत हिंदू हरिश्चंद्र जो है ये भारत हिंदू युग के लेखक हो जाएंगे। अगर आप लोगों से कभी भी अगर जीवन में पूछ लिया जाए कि भारत हिंदू युग की प्रमुख रचनाएं कौन सी होती हैं, है ना, और उनके लेखक कौन है, हालाँकि अगर ये पेपर नहीं आया, तो अगला जो पेपर जो आएगा, उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पेपर जो है आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आप लोगों से गारंटी तो नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ कि देखो पेपर में आप लोगों का पूरा एकदम मैं ऐसे ही समझा दूँगा, मतलब पूरा ज़ीरो लेवल से उठाऊँगा, मतलब जड़ से उठाऊँगा और आप लोगों को ऊँचाई तक ले जाऊँगा, मतलब कि ज़ीरो से हीरो बना दूँगा, है ना? इस तरीके से मैंने पेपर को डिज़ाइन किया है। पेपर हालाँकि मैंने बनाया तो नहीं, लेकिन मुझे पेपर मिला है, 801 सीडी का पेपर मिला है, लेकिन मैंने उसका सॉल्यूशन इस तरीके से तैयार किया, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, है ना? देखो साकेत जो किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है, पेपर में 1 नंबर का आएगा। अच्छा, भारतीय युग की कला विधि 1868 से 1900 तक, इस युग के प्रमुख लेखक जो हैं भारत हरिश्चंद्र हो जाएंगे। अच्छा, भारतीय युग की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक, सबसे पहले अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। अच्छा, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम सरोवर, नील देवी प्रेम फुलवारी, ये सब किनकी रचनाएं हैं? ये सारी की सारी रचनाएं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हो जाएंगी। अच्छा, बात करते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र। अच्छा, बात, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, ये जो है ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं हो जाएंगी। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। इसके बाद फिर मैं आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को उठाता हूँ। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कह रहा है द्विवेदी युग। चलिए द्विवेदी युग देख लीजिए। द्विवेदी युग के बारे में बात करते हैं। द्विवेदी युग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है कि कला विधि, अगर बात करें द्विवेदी युग द्विवेदी युग की कला विधि कितनी होती है, तो द्विवेदी युग की कला विधि जो 1990 से 1918, मतलब कि 1990 से और 1918 तक का जो समय ये हमारा द्विवेदी युग में आता है। तो इतना। अच्छा, मेरे देखो ऑप्शन नंबर बी दिया द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग के बारे में बात करते हैं, जिसकी कला विधि है 1990 से 2000 1918 तक। अच्छा, द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक कौन हो जाएंगे? मतलब द्विवेदी युग के जो मेन लेखक हैं, जिन्होंने द्विवेदी युग की स्थापना की थी, तो उनका नाम है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, है ना? तो इनको याद रखना। अच्छा, भारतीय युग की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक देखो, मैथिली शरण गुप्त। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त जो है ये देखो भारत भारती और साकेत पंचवटी, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हो जाएंगी। अगर बात करें जो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं देख लो, झरना आंसू कमायनी, है ना? तो ये हमारे देखो द्विवेदी युग होएगा। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा गया था, प्रश्न को आप लोगों ने पढ़ा होगा, गौर भी किया होगा प्रश्न को, कि यहाँ पर लिखा है कि जो साकेत जो है किस युग की रचना हो जाएगी, है ना? साकेत जो है किस युग की रचना हो जाएगी, हमसे यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है। तो प्रश्न मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ।
तो प्रश्न में कह रहा है कि साकृति जो है किस युग की रचना हो जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को अभी बताया कि साकृति जो है द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। और भी मैंने आप लोगों को बताया था, प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बताया था। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्न को ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पर ये प्रगतिवादी युग क्या होता है, छायावादी युग क्या होता है, तो इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रगतिवादी युग की ओर। और यहाँ पर देखो लिखा है प्रगतिवादी युग, है ना। तो अगर हम बात करें प्रगतिवादी युग की कलाविधि कितनी होती है, तो 1936 से 1950 तक, है ना। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि 1936 से 1950 तक का समय कौन सा होता है, तो आप लोगों को बताना है कि प्रगतिवादी युग का समय होता है। अच्छा और देखो आगे कि प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो उनको भी देख लीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में, जिसमें गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि और सुमित्रानंदन पंत, जिसमें लोका युगांत और लोकायतन, है ना। तो ये देखिए हमारे प्रगतिवादी युग हमारा समाप्त होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा छायावादी युग। अच्छा छायावादी युग में आप लोगों से देखो 4 ऑप्शन पूछे जा सकते हो। आप इसका बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को इसका पूरा पीडीएफ भी दे दूंगा। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं छायावादी युग के बारे में कि इसकी कलाविधि कितनी 1918 से 1936 तक का जो समय, ये हमारा छायावादी युग का समय है। अच्छा इस युग के प्रमुख 4 कवि हैं, जैसे हमारे जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करता हूँ जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। देख लो कामायनी, आंसू, झरना, ये जो है ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हो जाएंगी। और इसके बाद अगर फिर हम और आगे बात करें, जैसे सुमित्रानंदन पंत हो गया, जैसे पलायन, गुंजन, युगांत, ये हमारे सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हो जाएंगी। तो मैंने आप लोगों को देखो बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूँ, वैसे शायद किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। और फिर मैं और आगे बात करता हूँ। ये देखिए मैंने आप लोगों को चारों के चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया। अभी आप लोगों का प्रश्न नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। मैंने आप लोगों को यहाँ पर भारतीय युग के बारे में बताया, आप लोगों को द्विवेदी युग के बारे में बताया, द्विवेदी युग क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया प्रगतिवादी युग क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया छायावादी युग क्या होता है। ये आपने आप लोगों के 4 ऑप्शन भी कंप्लीट हुए। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, याद रखना। और कोड वोड वगैरह सब कुछ देख लेना, अपना याद कर लेना। और फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 2 की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। अच्छा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं देख लो, परिमल, अनामिका। आप यहाँ से देखो स्टार्ट होता है आप लोगों का प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है। अच्छा प्रश्न नंबर 2 की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि जो भूषण जो है किस युग के कवि हैं, भूषण जो है किस युग के कवि हैं। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए दिया आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी दिया रीतकाल, ऑप्शन नंबर सी दिया भक्ति काल और ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी दिया आदिकाल। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। हमसे प्रश्न में कह रहे हैं कि जो भूषण जो है किस युग के कवि हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें आधुनिक काल। अच्छा आधुनिक काल होता क्या है ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हैं, लेकिन आधुनिक काल क्या होता है आप लोगों को पता नहीं होगा। आधुनिक काल क्या होता है, इस आधुनिक काल में कौन कौन से कवि आते हैं, किन कवियों को आधुनिक काल में रखा गया है। तो सबसे पहले देख लो कि आधुनिक काल के कवि कौन से होते हैं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। अच्छा देखो इसका आप लोग आंसर दोगे, मुझे पता है। इसका आप भी लोग आंसर दोगे, मुझे पता है। अच्छा ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखो यहाँ पर मैंने रखा है कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसके देखो प्रमुख कवि कौन से हो जाएंगे। तो केशवदास बिहारी जो हैं हमारे रीतकाल के कवि होते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर रीतकाल के देखो केशवदास बिहारी है, तो ये हमारे भूषण के कवि हो जाएंगे। भूषण जो है ये हमारे रीतकाल के कवि हो जाएंगे। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इतना मैंने आप लोगों को बताया, पूरा पूरा पेपर में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं मेरा जो टारगेट है कि सभी के सभी बच्चों के 70 में 70 नंबर आने चाहिए, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर लिखा है भक्तिकाल और यहाँ पर लिखा है भक्तिकाल। अच्छा भक्तिकाल क्या होता है, भक्तिकाल देख लो। भक्तिकाल के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान। ये हमारे भक्तिकाल के कवि हो जाएंगे। अच्छा देखो फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया आदिकाल क्या होता है। तो आदिकाल के प्रमुख कवि हैं जैसे चंद्रबरदाई, जगनिक और नरपति नाल। ये हमारे आदिकाल के प्रमुख कवि हो जाएंगे। चलो फिर और आगे देखो बात करते हैं। मैं फिर आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा 3 है। प्रश्न नंबर 3 को ले चलते हैं आप लोगों को। चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो है पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 3 जो 1 नंबर का प्रश्न आएगा, यहाँ पर लिखा नीरजा के रचनाकार कौन है। आप देखो नीरजा के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत हैं और महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरि। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कि नीरजा के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थी कि सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं कौन सी होती हैं। तो सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं देख लो। जैसे हमारा पल्लव किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अच्छा गुंजन और युगांत किसकी रचना है, ये भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है।
अच्छा, लोकायतन किसकी रचना है? ये भी सुमित्रानंद पंत की रचना है। चिदंबरा किसकी रचना है? ये भी सुमित्रानंद पंत की रचना है। और काला और बूढ़ा चांद, ये भी सुमित्रानंद पंत की रचना हो जाएगी। अब देखो बात करते हैं प्रश्न में, जो मेरा बी ऑप्शन दिया है कि रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं देख लो कि कामायनी, झरना, आंसू लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये हमारी जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं होकर जाएंगी। मतलब कि एक प्रश्न और उसके मैं ढेर सारे प्रश्नों को उत्तर में बता रहा हूँ। मतलब कि एक प्रश्न, ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। आप लोग पूरा मॉडल पेपर तैयार करिए अपना। अब मैं देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरा जो अगला है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं देख लो, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी दिया होगा, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि रचनाएं देखो, नीरजा, दीप शिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी दिया है वियोगी हरि। वियोगी हरि की प्रमुख रचनाएं देख लो, प्रेम शतक, प्रेमांजलि और प्रेम पथिक, ये हमारी यहाँ पर ये वियोगी हरि की रचनाएं हो जाएंगी, महादेवी वर्मा। लेकिन हमसे प्रश्न देखो क्या बोल रहा था, प्रश्न कह रहा था कि यहाँ पर नीरजा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो नीरजा के रचनाकार हो जाएंगे महादेवी वर्मा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा 4 है, प्रश्न नंबर 4 देखो कि भक्ति काल की प्रमुख रचना कौन सी है? भक्ति काल, है ना। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 4 का, भक्ति काल की प्रमुख रचना कौन सी हो जाएगी? प्रेम माधुरी है, चित्राधार है, उद्धव शतक है, सारंगधर है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए के बारे में ले चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रेम माधुरी, है ना। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को रखना है। अच्छा, प्रेम माधुरी जो किस की रचना हो जाएगी? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो प्रेम माधुरी जो है, ये एक रीतिकाल की रचना हो जाएगी। प्रेम माधुरी जो रीतिकाल की रचना हो जाएगी। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी की ओर, चित्राधार। चित्राधार जो ये एक रीतिकाल की रचना हो जाएगी। अब मैं ले चलता हूँ ऑप्शन नंबर सी की ओर की उद्धव शतक, यह एक भक्तिकाल की रचना हो जाएगी। अच्छा, सारंगधर, यह एक मध्यकालीन रीति पूर्वकालिक रचना हो जाएगी। अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया है कि जो भक्तिकालिक रचना कौन सी है। तो यहाँ पर भक्तिकालिक रचना आप लोगों को यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आप लोगों को पता ही चल गया होगा, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उद्धव शतक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर फिर मेरा 5 कह रहा है कि जो शिवा बावनी जो है रचनाकार हैं, शिवा बावनी के रचनाकार हैं, शिवा बावनी जो है किसकी रचना हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए दिया जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी दिया है भूषण जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी दिया है बिहारी जी की रचना है। और ऑप्शन नंबर डी दिया जैनेन्द्र की रचना है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, है ना। 1 नंबर का प्रश्न आएगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे, जगन्नाथ रत्नाकर, इनकी प्रमुख रचनाएं देख लो, करुणा विलास, उद्धव शतक। तो यहाँ से जो करुणा विलास के लेखक कौन है? जगन्नाथ रत्नाकर हैं। और उद्धव शतक के लेखक कौन हो जाएंगे? इसके भी जगन्नाथ रत्नाकर ही हो जाएंगे। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी को उठाएंगे भूषण। भूषण जी की प्रमुख रचनाएं देख लो, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये हमारे भूषण जी की रचना हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर लिखा है शिवा बावनी, है ना। शिवा बावनी आप लोगों ने पकड़ लिया होगा, शिवा बावनी। और ऊपर भी लिखा है शिवा बावनी, है ना। यहाँ से आप लोगों को लगता है तो शिवा बावनी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो यहाँ से मैंने प्रश्न को पकड़ लिया है और मुझे आंसर मिल चुका है ना। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिवा बावनी के रचनाकार हो जाएंगे भूषण। चलिए प्रश्न में मैं आप लोगों को अगले प्रश्न को ले चलता हूँ। बिहारी जी की रचनाएं आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बिहारी सतसई, रस रत्नावली और वैराग्य शतक, ये हमारी बिहारी जी की रचनाएं हो जाएंगी। अब देखिए जैनेन्द्र जी की रचनाएं देख लो, त्याग पत्र, एक रात और जयवर्धन शुक्री। अब यहाँ से अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 जो है पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। और यहाँ पर लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है किस युग के लेखक हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है किस युग के लेखक हैं। तो पहला देखो मेरा ऑप्शन है कि शुक्ल युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से होते हैं, है ना। तो शुक्ल युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से होते हैं उनको देख लो। जैसे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। जैसे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हो गए, ये हमारे शुक्ल युग के प्रमुख लेखक हो गए। अच्छा, द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक कौन से होते हैं? जैसे हमारे मैथिली शरण गुप्त हो गए और रामनरेश त्रिपाठी, ये हमारे यहाँ पर द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हो जाएंगे। अच्छा, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक कौन से होते हैं? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, प्रभाकर माचवे। अच्छा, भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक कौन हो गए? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे, शुक्ल युग। अच्छा, शुक्ल युग में सबसे पहले ऑप्शन पर लिखा है, यहाँ पर देखो आप लोगों ने गौर किया होगा, लिखा है आप लोगों के सामने कि शुक्ल युग के प्रमुख लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को उत्तर करना है। तो इसके बाद हमारा एक ही नंबर का आएगा पेपर में। आप प्रश्नों का अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं, इतनी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7।
अब देखो मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ प्रश्न नंबर 7 को, और आप लोग प्रश्न नंबर 7 को नोट करिए कि गबन जो है किस विधा की रचना है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, है ना। तो सबसे पहले उत्तर लिखेंगे कि गबन एक उपन्यास विधा की रचना है जिसके लेखक प्रेमचंद्र हैं, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को उत्तर इसका लिखना है, और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 करें कि छायावाद युगीन की रचना है। छायावाद युगीन रचना कौन सी हो जाएगी। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, कामायनी दिया है, प्रिय प्रवास, साकेत और वैदेही वनवास। अच्छा, छायावाद युगीन, कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा कामायनी पर टिक कर देते हैं। उनको लगता है कि छायावाद युग की रचना कामायनी है, तो सीधा कामायनी पर क्लिक करते हैं, अपना 1 नंबर पक्का कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत बात है ना। अच्छा, छायावाद युगीन का मतलब होता है कि कौन सी रचना छायावाद युग की नहीं है ना। यहाँ पर लिखा है युगीन, युगीन का मतलब होता है नहीं है, मतलब छायावाद युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास एक छायावाद युग की रचना हो जाएगी, साकेत एक रचना है, और कामायनी एक रचना है, लेकिन जो वैदेही वनवास जो है ये एक छायावाद युग की रचना नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, और पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अच्छा, उत्तर में देखो यहाँ पर लिखा है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, ये तीनों छायावादी की रचनाएं हो जाएंगी, जबकि जो हमारा वैदेही वनवास जो है यह एक छायावादी की रचना है। अच्छा, आगे देखो प्रिय प्रवास क्या है। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है ना। प्रिय प्रवास के लेखक नहीं पता आप लोगों को, तो प्रिय प्रवास के लेखक मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, है ना। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, तो प्रिय प्रवास के लेखक मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। अच्छा, आगे देखो लिखा है कामायनी। अच्छा, कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, और साकेत के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, और ये मैंने आप लोगों को लिखा है, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है। प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। नागार्जुन ऑप्शन नंबर ए दिया, ऑप्शन नंबर बी दिया यज्ञजी, ऑप्शन नंबर सी दिया घनानंद, ऑप्शन नंबर डी दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आप लोग उत्तर देख लीजिए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए दिया नागार्जुन। नागार्जुन की जी की प्रसिद्ध रचनाएं देख लो, इनकी कौन कौन सी रचनाएं होती हैं। अर्धरात्रि का सूरज, अग्नि और शांति। अज्ञे जी की प्रमुख रचनाएं देख लो, प्रसिद्ध रचनाएं इनकी हैं, भारत लौट, नई कविता। अच्छा, घनानंद जी की प्रमुख रचनाएं देख लो, प्रसिद्ध रचना प्रेम तरंग। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचनाएं देख लो, अभिज्ञान शकुंतलम, राजा हरिश्चंद्र, भानुपत्र। इतना मैंने आप लोगों को बताया, इतना आप लोग तैयार करिए। और फिर इसके बाद देखिए मैंने आप लोगों को पूरा बताया, तो आप लोगों को कहाँ प्रेम तरंग दिख रहा है, घनानंद देखो, घनानंद जी की रचना है प्रेम तरंग। क्योंकि यहाँ पर लिखा है घनानंद जी की रचना प्रमुख है प्रेम तरंग, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देख लीजिए, और यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ध्रुव सोमनी नाटक के रचनाकार हो जाएंगे। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए दिया लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी दिया उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन नंबर सी दिया महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी दिया जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में बात करते हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र कौन है, क्या करते हैं, तो ये एक प्रसिद्ध नाटक, मतलब ये नाटक करते हैं और लघु कथा लेखक हैं। अच्छा, उपेंद्र नाथ अस्क कौन है, तो उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में बात करते हैं कि देखिए हिंदी कथा और उपन्यास लेखक है, मतलब उपन्यास लेखक कौन है, तो उपेंद्र नाथ अस्क जो उपन्यास लेखक हैं। अच्छा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं देख लो, कामायनी, ध्रुव सोमनी, चंद्रहास, और ये अगर बात करें तो छायावादी कवि और नाटककार है ना। अब यहाँ पर देखो ध्रुव सोमनी लिखा भी है, यहाँ पर आप लोगों को एक अंदाजा लग गया है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ना। तो ध्रुव सोमनी जो है एक जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों को इसका उत्तर भी मिल चुका है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर लिखा है ध्रुव सोमनी, है ना। अच्छा, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं देख लो, नीरजा, दीप शिखायामा, अतीत के चलचित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा, है ना। चलिए आप लोगों को मैंने 4 ऑप्शन बताए, और फिर इसके बाद फिर मैं ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। 1 नंबर का आएगा प्रश्न, और यहाँ पर लिखा है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। शोक दिया है, क्रोध दिया है, रति दिया है और भयानक दिया है। अच्छा, शोक क्या होता है ना। शोक क्या होता है, आप लोगों को पता है क्या शोक होता है। शोक देख लीजिए किसे कहते हैं, तो मैं आप लोगों को शोक के बारे में पहले थोड़ा बहुत बता देता हूँ, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक हमारा सही हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। सबसे पहले शोक नोट करिए, और इसके अलावा मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए यहाँ से नोट करिए। चलिए देखिए शोक देखिए क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया शोक, शोक देखिए
शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है, मुख्य भाव शोक होता है। मतलब करुण रस का मुख्य भाव, या फिर कह सकते हैं कि इसका स्थायी भाव शोक होता है। अच्छा, यह दुख पीड़ा या वेदना के भाव को व्यक्त करता है। मतलब जहाँ पर दुख होता है, जहाँ पर रोने पीटने की आवाज़ें आती हैं, जैसे हमारा दुख पीड़ा हुआ, तो उसी को हम शोक कहते हैं। अच्छा, क्रोध क्या होता है? शोक और क्रोध अलग होता है। देखो, क्रोध जो होता है ये एक रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। जैसे रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, जिसमें व्यक्ति का क्रोध या गुस्सा प्रधान होता है। अच्छा, रति क्या होता है? रति जो होता है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, जिसमें प्रेम आकर्षण, मतलब जो प्रेम वाली जो बातें होती हैं, आकर्षण वाली बातें होती है, किसी को अपनी तरफ आकर्षण करना, प्रेम वाली बातें हैं ना, स्नेह के भाव होते हैं, तो उसी को हम रति कहते हैं। अच्छा, भयानक क्या होता है? भयानक जो होता है ये भयानक रस का स्थायी भाव है, जिसमें भय या डर के भाव प्रमुख होते हैं। इसका सही उत्तर हमारा शोक हो जाएगा। इतना सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया। फिर इसके बाद हम आप लोगों को ले चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर, और प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 12 को देख लीजिए। अब मैं इसमें देखो आप लोगों को बताऊंगा कि उपमा अलंकार क्या होता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, और रूपक अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार, मतलब सब कुछ उनकी डेफिनेशन सहित बताऊंगा। और पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, है ना। पूरी की पूरी तैयारी कराऊंगा, और यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरा पेपर बताऊंगा। आप लोगों का रिवीजन सहित कराते चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का देखो 18 फरवरी को पेपर है, तो मैं आप लोगों का रिवीजन भी कराते चल रहा हूँ। पहला देखो प्रश्न लिखा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है ना। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 उठाएंगे, उपमा अलंकार। किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे से करना, है ना। मतलब जो हम किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे से करते हैं, तो उसी को हम उपमा अलंकार कहते हैं। जिसमें देखो यहाँ पर उदाहरण दिया, उदाहरण लिखा है कि सूरज जैसे लाल फूल, तो यहाँ पर सूरज जैसे लाल फूल, तो यहाँ पर देखो एक वो की जा रही, मतलब तुलना की जा रही, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पर उपमा अलंकार में रखेंगे। अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? कि कोई वस्तु या भाव कल्पना या भावनात्मक दृष्टि से कहना, मतलब कोई चीज़ को हम भाव रूप से कहें, अपने अंदर भावनात्मक रूप से जो हम कहते हैं, उसी को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देख लो, चांद को धनुर्धर कह दिया, मतलब चांद को धनुर्धर कह दिया, मतलब किसी भी चीज़ को अपना दूसरा नाम दे देना, उसी को हम उत्प्रेक्षा अलंकार में रखेंगे। और ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ रूपक अलंकार की ओर। रूपक अलंकार देखो क्या होता है। अच्छा, रूपक अलंकार के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रूपक अलंकार क्या होता है। कि बिना जैसे या फिर कह सकते हैं सात शब्द के प्रत्यक्ष तुलना करना, उदाहरण जैसे जीवन सागर है। अच्छा, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देख लो, शब्दों में ध्वनि या अक्षरों की पुनरावृत्ति बार बार, जैसे चमचमात चमकते चांद, मतलब एक शब्द बार बार आना, उसी को हम अनुप्रास अलंकार में रखेंगे। जैसे हम देखो चमचमात चमकते चाचा, देखो तीनों में चा आया है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इतनी डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई है, उम्मीद करते हैं, और इसका सही उत्तर हमारा अनुप्रास अलंकार ही होगा। तो अनुप्रास अलंकार पीपर पात सरिस मंडोला में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब मैं ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 14 की ओर, प्रश्न नंबर 13 की ओर। कि यहाँ पर लिखा है कि दोहे का उल्टा क्या होता है? दोहे का उल्टा क्या होता है? सॉरी, यहाँ पर देखो डबल बार हो गया, लेकिन आप लोगों का यहाँ पर देखो दोहे का उल्टा क्या होता है ना। 1 नंबर का आएगा। सोरठा दिया है, रोला दिया है, चौपाई दिया है, इनमें से कोई नहीं। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सोरठा के बारे में बताऊँगा। सोरठा, सोरठा जो होता है दोहे छंद का उल्टा होता है, और इसमें मात्र में दोहे की समान संख्या अक्षर और शब्द क्रम उल्टे होते हैं। तो यहीं से देखो हमको दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है, क्योंकि आप लिखा है सोरठा, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। अच्छा, रोला क्या होता है? पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। पहले मैं थोड़ा इधर आप लोगों को मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ पेपर को। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है रोला। अच्छा, रोला क्या होता है? कि मुख्य भोजपुरी और अवधी कविता में प्रयोग होने वाला गीतात्मक छंद है। चौपाई क्या होता है? चौपाई जो होता है चौकोर छंद है, जिसमें प्रत्येक पंक्ति 16 मात्राओं की होती है, दोहे से अलग होता है। तो 16 मात्राएं किस में होती हैं? चौपाई में होती हैं। ये आप लोगों को याद रखना, इसका सही उत्तर सोरठा हो जाएगा, है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, तो मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 14 क्यों ले चलता हूँ। अब मैंने जो प्रश्न उठाया उपसर्ग से प्रश्न लिया गया है, और उपसर्ग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उपसर्ग क्या होते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 14 को देख लीजिए कि आप लिखा कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर अभी क्या होता है, परी क्या होता है, अनु क्या होता है, और परा क्या होता है ना। अच्छा, अभी क्या होता है? अभी का मतलब क्या होता है? अभी का मतलब होता है जो चीज़ पास में रखी हो, जो चीज़ नज़दीक हो,
और ओर का भाव देता है उसको हम अभि कहते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण देख लो, जैसे अभिनंदन, अभिगमन, अभिप्राय। तो ये हमारे उदाहरण के। अच्छा, अभि का मतलब होता है उपसर्ग होता है, जो जो आगे जो शब्द लग जाए उसी को हम उपसर्ग कहेंगे। अच्छा, परि क्या होता है? अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को उठाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को उठाएंगे कि परि उपसर्ग जो चारों ओर, मतलब जो हमारे चारों ओर जो होते हैं उसी को हम परि कहते हैं। आसपास का भाव देते हैं उसी को हम परि कहते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण देख लो। परि शब्द से कौन कौन से हम उपसर्ग बना सकते हैं? जैसे हमारा परिक्रमा हो गया, परिसीमा हो गया, परिग्रह हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ आगे। अच्छा, आगे लिखा है अनु। ऑप्शन नंबर सी को उठाएंगे। अनु को देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है। अनु कह रहा है कि उपसर्ग जो अनुसरण पीछे का भाव देता है। इसको उदाहरण देख लो। अनुकरण, अनुसंधान, अनुवाद। परा का मतलब क्या होता है? उपसर्ग जो श्रेष्ठ, यानी कि जो सबसे बड़ा होता है, मतलब जो श्रेष्ठ होता है या फिर जो ऊपर होता है, जो उच्च होता है, उसी को हम परा में रखते हैं। अच्छा, परा शब्द से कौन कौन से उपसर्ग हम बना सकते हैं उसको देख लो। परा से हम यहाँ पर पराधीन, पराक्रम, परामर्श को बना सकते हैं, है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। अब आएंगे, देखो यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर अभी हो जाएगा। अब आप लोगों को ले चलते हैं समास की ओर। अच्छा, समास क्या होता है? सबसे पहले प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी दिया कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी दिया द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी दिया बहुव्रीहि समास। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया द्वंद्व समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है और बहुव्रीहि समास क्या होता है। इन चारों के चारों बार मैं बताऊंगा, है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को उठाता हूँ द्वंद्व समास। अच्छा, द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक शब्द समान महत्व के होकर एक दूसरे के साथ जुड़े हों। मतलब कि दो शब्द हों जो बिल्कुल सेम एक ही तरह के लगते हों और बिल्कुल उनको मैं पास में रख दूँ। मतलब दो अधिक शब्द समान, मतलब कि समान लगते हों, समान, है ना। जैसे राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण जो बिल्कुल एक समान भाव दे रहे हैं कि ये दोनों एक ही हैं और समान हैं, तो इसीलिए हमने इसको द्वंद्व समास में रखा है। अच्छा, आगे देखो कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें पहला शब्द विशेषण होता है। जिसमें पहला शब्द हमारा विशेषण होता है उसे को हम चक्रपाणी के, यहाँ पर मेरा चक्रपाणी में कौन सा समास है तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, अब लिखा है कि महात्मा गगनचुंबी, ये हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। अच्छा, द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें पहला शब्द संख्या सूचक हो तो उसको हम द्वंद्व समास, उसको हम द्विगु समास में रखेंगे। अच्छा, थोड़ा हम बैक कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी हमारे कह रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी देख लो, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। बहुव्रीहि समास लिखा है, जिसमें समास का अर्थ उसके दोनों शब्दों से अलग होकर किसी तीसरे का विरोध करता है। चक्रपाणी शशांक, जो चक्रपाणी जो ये हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आप लोगों को समझ में आ गया कि जिसमें समास का अर्थ उसके दोनों शब्दों से अलग होता है। मतलब दो शब्द जब अलग अलग हो जाएं, है ना, दो शब्द जब अलग अलग हो जाएं तो उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो हमारा देखो चक्रपाणी यानी कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर आप लोगों को अभी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा। यहाँ पर देखो मैंने और तरीके से यहाँ पर लिखा है, क्यों, मतलब ये बहुव्रीहि समास क्यों है। अगर आप लोगों से पूछ ले क्या कारण है, सही उत्तर लिखेंगे बहुव्रीहि समास। क्यों बहुव्रीहि समास? देखो, चक्रपाणी में जो आप लोगों को जो चक्र शब्द है और पाणी शब्द जो है, दोनों अलग अलग हम कर सकते हैं इनको, है ना। शब्दों से अलग अलग अर्थ इनका निकलता है, यानी जिसका हाथ में चक्र है यही बहुव्रीहि समास की विशेषता प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 16 को उठाएंगे कि निम्न में से वारिध किसका पर्यायवाची शब्द है? ये हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। वारिध जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? 1 नंबर का प्रश्न आएगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ आगे। यहाँ पर लिखा वारिध किसका पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो वारिध किसका पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए दिया हमारा अमृत, ऑप्शन नंबर बी दिया हमारा जंगल, ऑप्शन नंबर सी दिया वायु, ऑप्शन नंबर डी दिया बादल। अब मैं इन चारों के पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो सबसे पहले मैं उठाऊंगा अमृत को। अच्छा, अमृत के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? अमृत का मतलब क्या होता है? जो हमें जीवन देता है उसी को हम अमृत कहते हैं, है ना। इतना तो आप लोग समझ सकते हैं, जो हमें जीवन देता है उसी को अमृत कहते हैं। जो हमें अमरता प्रदान करता है उसी को अमृत कहते हैं। अच्छा, अमृत के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जैसे हमारा सुधा, अम्बु, रस, जीवन द्रव, अमीय, ये हमारे अमृत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अच्छा, मैं उठाता हूँ ऑप्शन नंबर बी को, जंगल को उठाता हूँ। जंगल के पर्यायवाची शब्द देख लो। अच्छा, जंगल का मतलब क्या होता है? जंगल का मतलब होता है वन या घना क्षेत्र। जंगल के पर्यायवाची शब्द देख लो, जैसे वन हो गया, अरण्य हो गया, वनोत्पत्ति हो गया, उपवन हो गया, वृक्ष भूमि हो गया।
उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं सघन वन शेर का निवास, है ना, मतलब शेर जो होता है वो वन में निवास करता है, तो इसीलिए हमने जंगल कह दिया था। जंगल के पर्यायवाची शब्द मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ये देखिए जंगल के पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। अच्छा, वायु को ऑप्शन नंबर सी को उठाएंगे। वायु, वायु का मतलब क्या होता है? तो वायु जो हमारा जैसे हवा हो गया और वायु प्रवाह। वायु के पर्यायवाची शब्द देखो क्या होते हैं, जैसे हमारा पवन हो गया, समीर हो गया, महापवन हो गया, वात हो गया, आकाशगामी हवा। ये हमारे वायु के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। इसके बाद फिर मैं इस क्लास को और आगे बढ़ाता हूँ और फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बादल की ओर। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर डी बादल, जो हमें वर्षा प्रदान करता है, मतलब जहाँ से वर्षा होती है वहीं से बादल, उसी को हम बादल कहते हैं, है ना। बादल के पर्यायवाची शब्द देख लो, वारिद, मेघ, अम्बु, वारी, वर्षा। तो अब यहाँ से देखो मैंने आप लोगों का उत्तर पकड़ लिया है कि यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि वारिद जो किसका पर्यायवाची शब्द है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बादल का पर्यायवाची शब्द है। मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन को मैं सबसे पहले मैं प्रश्न को यहाँ पर आप लोग प्रश्न के पास ले चलता हूँ। यहाँ पर लिखा वारिद, वारिद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, 1 नंबर का आएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्रश्न को। और मैं फिर और आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 17 की ओर ले चल रहा हूँ आप लोगों को कि तास्याम तद स्त्रीलिंग शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तमी एक वचन, 1 नंबर का आएगा। अच्छा, वह जा रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्न नंबर 18 देख लो। 1 नंबर का प्रश्न आएगा, साधारण वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है कि इच्छार्थक वाक्य है कि संकेतार्थक वाक्य है। मतलब कि वह जा रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, है ना। और मैं सबसे पहले साधारण वाक्य क्या होता है ना, साधारण वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, इच्छार्थक वाक्य क्या होता है, संकेतार्थक वाक्य क्या होता है ना। इतना आप लोगों को नहीं पता होगा और मैं इसका सीधा डायरेक्ट आप लोगों को आंसर अगर बता दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ साधारण वाक्य की ओर, चलिए। अच्छा, साधारण वाक्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, साधारण वाक्य देख लो, सरल सामान्य बात बताने वाला, मतलब जो हमें सरल बात बताए, जो हमें सामान्य बात बताए और हमें जल्दी से समझ में आ जाए। जैसे जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि उदाहरण, राम स्कूल गया, मैंने कहते राम स्कूल गया, वह स्कूल गया, वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रही है। इस तरीके की जो वाक्य जो होते हैं इनको हम साधारण वाक्य में रखते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, इन सभी को हम साधारण वाक्य में रखते हैं। अच्छा, वह जा रहा है, ये भी एक साधारण वाक्य, मतलब मैंने कोई भी शब्द को शॉर्टकट में कह दिया कि राम स्कूल जा रहा है, तो ये मेरा साधारण वाक्य हो गया। मतलब मैं इसमें कोई प्रेशर नहीं लगा, मैंने सीधा डायरेक्ट कह दिया राम स्कूल जा रहा है, इसीलिए ये मेरा साधारण वाक्य हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि उदाहरण, क्या वह जा रहा है। अच्छा, प्रश्नवाचक वाक्य आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, जैसे कि हमारे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ये प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं आप लोगों से क्या से स्टार्ट होते हैं। जो भी शब्द हमारा क्या से स्टार्ट होता है, जो भी शब्द हमारा क्यों से स्टार्ट होता है, और इसके साथ भी, है ना, क्या, क्यों, कैसे, इन शब्दों, इन यहाँ से जो जो वाक्य स्टार्ट होते हैं उन सबको हम प्रश्नवाचक वाक्य में रखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रश्नवाचक वाक्य भी समझ में आया, और क्या वह जा रहा है, ये हमारे देखो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। इधर देख लीजिए, इच्छार्थक वाक्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी को पढ़ेंगे, इच्छार्थक वाक्य। अच्छा, इच्छार्थक वाक्य क्या होता है? इच्छा, जिसमें मतलब इच्छा की जाए, जिसमें कामना या जिसमें आशीर्वाद व्यक्त करने वाला वाक्य हो। मतलब मेरी इच्छा है आप बड़े हो जाएं, मेरी इच्छा है आप सफल हो जाएं। तो इस तरीके के जो वाक्य जो होते हैं वो सभी के सभी वाक्यों को हम यहाँ पर इच्छार्थक वाक्यों में रखते हैं। अच्छा, संकेतार्थक वाक्य क्या होता है? जिसमें हम इशारा करते हैं, कोई चीज़ का इशारा करते हैं, संकेत देते हैं ना, जिससे ए इधर आओ, संकेत वाले वाक्य हो गए। तो उन सभी को हम यहाँ पर संकेतार्थक वाक्यों में रखते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा है इशारा या संकेत करने वाले। उदाहरण है, उधर देखो, इधर देखो, सही उत्तर इसका साधारण वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो यहाँ से मैं आप लोगों को और कुछ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 20 को देखिए। प्रश्न नंबर 20 जो है पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है, और यहाँ पर लिखा है कि धूप में चला नहीं जाता ना, मतलब हमसे धूप में चला नहीं जाता। तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग है? लिखा है कि धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वाच्य के बारे में बता दूं। अच्छा, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के यहाँ पर 3 भेद होते हैं। आप लोगों से बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। पहला ऑप्शन दिया कर्तवाच्य।
कर्मवाच्य और भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन अगर हम बात करें कि धूप में चला नहीं जाता, तो सबसे पहले अगर आप लोगों से पूछ ले कि कर्तवाच्य होता क्या है? क्या है कर्तवाच्य, किसे कहते हैं? अच्छा, कर्तवाच्य नहीं पता है आप लोगों को। मैं यहाँ देखो एक्टिव वॉइस जो होता है आप लोगों का कर्तवाच्य, एक्टिव वॉइस कर्तवाच्य को आप लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा और एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा, तो उसी को कर्तवाच्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं। अच्छा, कर्तवाच्य देखो क्या होता है कि जिसमें काम करने वाला कर्ता स्पष्ट रूप से करता है, मतलब जिसमें कर्ता हमको दिख जाए जो काम कर रहा है, तो उसी को हम कर्तवाच्य बोल देते हैं। क्रिया जो होता है कर्ता पर आधारित होता है। अच्छा, धूप में चला नहीं जाता, इसमें कर्ता कहाँ लिखा है? कर्ता है क्या आप लोगों को दिख रहा है? कर्ता कहीं नहीं कर्ता दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें इसमें कहीं कर्ता नजर ही नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, है ना। तो समझ में आया कि धूप में चला नहीं जाता, पता नहीं कौन चल रहा है धूप में, और ऐसा हमारा देखो यहाँ पर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। अब चलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी क्यों ले चल रहा हूँ। ऑप्शन बी हमारा दिया कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य देख लो, इसके उदाहरण देख लो कि राम किताब पढ़ता है, यहाँ पर राम क्या, राम एक कर्ता हो जाएगा। अच्छा, बच्चा गेंद फेंकता है, तो बच्चा इसमें क्या हो जाएगा? बच्चा हमारा कर्ता हो जाएगा। अब हम उठाते हैं ऑप्शन नंबर बी को कि पैसिव वॉइस जिसको कहते हैं, जिसमें काम करने वाला छिप जाता है, मतलब जो काम करता है वो छिप ही जाता है, मतलब वो दिखाई नहीं देता और काम भी कर देता है और छिप भी जाता है। अच्छा, कार्मुख हो जाता है, वाक्य में प्रायः द्वारा वाले वाक्य आते हैं। अच्छा, कर्मवाच्य जो होता है हमेशा द्वारा से स्टार्ट होता है, इतना आप लोग पॉइंट याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि जो कर्मवाच्य जो होते हैं हमेशा द्वारा से स्टार्ट होते हैं, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। अच्छा देखो, अच्छा कर्मवाचक उदाहरण देखो कि पत्र मोहन द्वारा लिखा गया, पत्र जो मोहन द्वारा, हमें देखो यहाँ पर द्वारा आ गया, जहाँ पर भी आप लोगों को द्वारा दिख जाए तो समझ लेना कर्मवाच्य है हमारा। अच्छा, खाना बनाया गया, इसमें कोई द्वारा लिखा नहीं है, इसमें द्वारा नहीं दिया गया। अच्छा, खाना जो बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया? खाना कोई लड़का बना सकता है, कोई लड़की भी खाना बना सकती है, या फिर कोई मैं खाना बना सकता हूँ, तो खाना जो किसी के द्वारा बनाया गया होगा, तो इसमें जो द्वारा जो है इसमें छिप गया है द्वारा, है ना। यहाँ पर दिलू का जिसमें काम करने वाला छिप जाता है, तो इसमें द्वारा देखो छिपा हुआ है, लेकिन इसमें द्वारा छिपा नहीं, इसमें सीधा डायरेक्ट बोल दिया पत्र मोहन द्वारा लिखा गया है बस, और इसमें द्वारा छिप गया है, लेकिन हमारा उत्तर हमारा सेम रहेगा। ये हमारा कर्मवाच्य, ये हमारा कर्मवाच्य भी हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं हम लोगों को इतना सब कुछ मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम उठाते हैं भाववाच्य को, इम्प्रेस, जिसको हम इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं, जिसमें कर्ता होता ही नहीं है, सिर्फ काम होने की एक अवस्था, संभावना होती है, अवस्था होती है, वाक्य अपने आप घटित होने वाला लगता है, मतलब कि जिसमें कर्ता नहीं होता है ना। अच्छा, कर्ता नहीं होता जिसमें, उसको हम भाववाच्य कहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर भाववाच्य के बारे में समझते हैं कि भाववाच्य क्या होता है। उदाहरण देख लो इसके कि धूप में चला नहीं जाता। अच्छा, धूप में चला नहीं जाता, धूप में कौन चल रहा है बताओ? हैं, धूप में कौन चल रहा है? आप लोगों को पता है कौन चल रहा है? आप लोगों को पता नहीं, धूप में चला नहीं जाता। अच्छा, यहाँ शोर नहीं किया जाता, शोर कौन कर रहा है? पता नहीं। पानी नहीं पिया जाता है, पानी पता नहीं कौन पी रहा है ना। ये सब कुछ यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जहाँ पर थोड़ा आलस दिखाया जाए, काम को करने में थोड़ा आलस दिखाया जाए, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, हमसे खाना खाया नहीं जाता, और हमसे चला नहीं जाता, तो इस तरीके के जो वाक्य जो होते हैं वो सभी के सभी वाक्यों को हम भाववाच्य में रखते हैं, है ना। तो ये हमारा भाववाच्य जो होता है क्या है, धूप में चला नहीं जाता, बच्चे यहाँ शोर किया नहीं जाता, पानी पिया नहीं जाता। तो इस तरीके के जो वाक्य को हम यहाँ पर भाववाच्य में रखते हैं, और इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा भाववाच्य समाप्त हो। लेकिन प्रश्न मेरा क्या था, प्रश्न देख लो, प्रश्न कह रहे कि धूप में चला नहीं जाता, प्रश्न देख लो कि धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है? 1 नंबर का पेपर में आएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि जो जिस काम को करने में थोड़ा आलस दिखाया जाए, जो काम करने में हमको लगे कि हम काम कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए देखो धूप में चला नहीं जाता, बच्चा दौड़ नहीं पाता है, हमसे चाय नहीं पी जाती, तो इस तरीके के वाक्यों को हमेशा हम भाववाच्य में रखते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 20 हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ, यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ से तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ
प्रश्न नंबर 1 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। 50 नंबर का आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा, जो कि इनको भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 2 मिला मतलब 6 नंबर का पूछा जाएगा कि हे भगवान, तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी के बेक ना मिलेगी क्या कोई पृष्ठ पर मतलब कि रह नहीं पाएगा। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं किस चैप्टर से मैंने इसको उठाया है और किस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ से आप लोगों को लग सकता है कि ये ममता चैप्टर से लिखा गया है और सबसे पहले इस पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको पढ़ कर मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, लेकिन आप लोग इसको पढ़ लीजिए। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। अब इस पर देखो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर पहला दिया है कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। प्रश्न नंबर 12 दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उठाता हूँ, आ नंबर को उठाता हूँ। यहाँ पर लिखा है संदर्भ। संदर्भ जो है पेपर में 2 नंबर का संदर्भ आएगा। इतना याद रखना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ये हमारा संदर्भ हमारा कंप्लीट हुआ और संदर्भ कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करते हैं, है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या जो पेपर में 2 नंबर के आएगी, अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो यहाँ पर लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कि हे भगवान, मेरे इस पिता को धिक्कार है जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना ईमान धर्म बेचकर घूस के रूप में यह स्वर्ण राशि प्राप्त की। मतलब कि मुझे यहाँ पर जो ममता का कहना है कि मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने घूस के रूप में कुछ राशि प्राप्त की है ना। मेरे ये पिता भी कितने मूर्ख हैं जो यह नहीं जानते कि अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि उन्होंने जो राशि जो प्राप्त की थी वो एक घूस के रूप में राशि प्राप्त की थी। और ममता का कहना था कि उनको जो अपनी राशि जो प्राप्त करनी थी वो अपनी इच्छा से प्राप्त करना था, लेकिन उन्होंने अपने घूस के रूप में अपनी राशि प्राप्त कर ली। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत हो तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। मतलब अगर हमारे भाग्य में कोई भी अगर मुसीबत आ जाए तो हम उसको टाल नहीं सकते हैं, है ना। अब देखो आगे, सारी संसार की धन संपत्ति हमें उस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला सकती। जितनी भी पूरे के पूरे देश की जितनी भी मतलब सारे संसार की जितनी भी धन संपत्ति हमको मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला सकती है। इस बात को समझ लेना। इस विपत्ति को देने वाली परम शक्तिशाली परम पिता परमात्मा ही तो है। सारी संसार का संचालन करता है। जो परम पिता जो है वो सारी की सारी जितना भी हमारा संसार है उसका संचालन जो है हमारे कौन करता है, तो परम पिता जो हमारे उसका संचालन करते हैं। जब उसने विपत्ति दी है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता है। यदि हम उसके विरुद्ध कुछ करते हैं तो ये हमारा प्रति दुस्साहस ही तो है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया है। इसके बाद अब यहाँ पर देखो एक प्रश्न और आप लोगों को रह गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेना या फिर लिख लेना। अब मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ, इतना सबको नोट कर लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका आप लोग। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। अब ये देखिए आप लोगों का रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों की कंप्लीट हुई। अब मैं आप लोगों को यहाँ से बताने वाला हूँ कि उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। यहाँ पर लिखा है कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता। जो मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई भी कार्य कर रहा है, मतलब कि वो काम जो ईश्वर को पसंद नहीं है और वो अगर हम काम अगर कर दें तो वो काम जो होता है सफल नहीं होता है ना। जैसे कि अगर मैं बात करें, यदि विपत्ति आती है, दुख भोगना ही ईश्वर ने निश्चित किया है। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर दुख भोग रहा है तो वो किसने निश्चित किया, वो ईश्वर ने निश्चित किया है। यदि कोई आयोजन फलीभूत नहीं होता, मतलब कोई आयोजन नहीं होता है, अपवित्र स्रोत कभी फलदायी नहीं होता। अपवित्र का मतलब जानते हैं, मतलब कि हमने कोई एक ऐसा काम किया जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। मतलब हमने किसी से दूसरे से कोई चीज़ ले ली और है ना, मतलब कि जैसे उसने स्वर्ण राशि जो प्राप्त की थी, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, यानी कि अगर हम कोई चीज़ घूस लेकर के प्राप्त कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारी कभी फलदायी नहीं होती है। गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण बनता है। अगर हम कोई चीज़ अगर हम गलत तरीके से प्राप्त करते हैं तो वो हमेशा हमारा विनाश में जाता है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है ना। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ममता के पिता चूड़ामणि ने घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त की थी और उसे बताया कि यह विपत्ति के अवसर पर काम आएगा। इसी आयोजन को ममता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बता रही हैं। तो यहाँ से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। 6 नंबर आप लोगों के कंप्लीट मैंने करा दिए हैं। पूरा का पूरा 6 नंबर कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। ये देखिए अथवा वाला दिया है तो आप लोग इसको चाहे तो कर लेना या फिर आप लोग इसको छोड़ देना, है ना। और ये हमारा प्रियांश से देखो, हमारा ये पद्यांश से स्टार्ट हो रहा है। पद्यांश देख लो, जो कि पेपर में 6 नंबर का पद्यांश आएगा। या प्लेगा 6 नंबर कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
अब चलो आगे देख लेते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को आगे बढ़ाता हूँ और ताकि ये देख लो, चींटी है। और यहाँ पर अब देखो, इसको यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है चींटी है प्राणी सामाजिक, इसको यहाँ से पढ़ेंगे। चींटी है प्राणी सामाजिक व श्रमजीवी सुनागरिक, देखा चींटी को उसकी जी को। इतना पढ़ने के बाद फिर मैं आप लोगों को, और ऊपर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस पर 3 प्रश्न देखो कौन कौन से पूछे गए। 3 प्रश्न है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और पंडित जी ने चींटी को किस प्रकार का प्राणी बताया है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। अच्छा, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लेना। मैं जो नीचे वाला जो है इसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा कि विषुवत रेखा का वासी, जो देखो इसका सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूँ। नीचे वाला जो है बिल्कुल मुझे सरल लगता है, लेकिन ये अच्छा भी है और बहुत ही अच्छा है। इसको आप लोग कर लेना सॉल्यूशन के साथ। कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुवासी जो हिम में तम में जी लेता है काम काम कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर लेता है प्राण न्यौछावर। चलो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर आ के बारे में कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ऑप्शन नंबर बा दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, है ना। इतना समझ में आ गया होगा तो मैं आप लोगों को और ज़्यादा मतलब और ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो, फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इधर। ये देखिए 3 प्रश्न है इस पर, तीनों के तीनों प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, और प्रश्न नंबर बा दिया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और प्रश्न नंबर सा दिया है कि विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, और उपयुक्त पद्यांश का आधार पर लिखिए। इतना आप लोग समझ लीजिए। चलिए मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर लिखा है संदर्भ, और संदर्भ सबसे पहले मैं आप लोगों को संदर्भ के बारे में बताऊंगा कि प्रस्तुत पद्यांश रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम से लिया गया है। और इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या देख लो। रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे करेंगे कि भूमध्य रेखा क्षेत्र, जितना भी आप लोगों का जो भूमध्य रेखा क्षेत्र है, वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, सारे के सारे लोग जो हैं वहाँ की जितनी भी वहाँ पर गर्मी जो पड़ती है ना, भूमध्य रेखा क्षेत्र में जितनी भी गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर जितने भी लोग जो रहते हैं वो अपना जीवन जो है वो असहनीय गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वहाँ के लोग जो होते हैं, जो भूमध्य रेखा क्षेत्र के जो लोग जो होते हैं, वो अपना मतलब कि जो अपना जो जीवन जो व्यतीत जो करते हैं, वो बहुत हाँफ हाँफ कर जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गर्मी जो है बहुत तेज़ पड़ती है ना, और उसके प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर सा का पहला ऑप्शन देखो, विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपयुक्त पद्यांश से आधार पर लिखिए। चलिए अब मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। इधर देख लीजिए, इसका इसका उत्तर नोट कर लीजिए। सा का उत्तर नोट, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। अब देखो यहाँ से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रश्न नंबर 3 के बारे में। अब देखो आपके पेपर में एक 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा, जो कि इस प्रकार दिया गया कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर लिखा अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम यथा समयम नवा नवा विचारधारां स्वीकरोति, नवा शक्ति च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रहे नास्ति यत् युक्तियुक्तं कल्याणकरी च तदत्र सैरसिद्धिगृहीतं भवति। एतस्या गतिशीलताया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं तदत सत्यष्ट प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु समभाव विचारेषु औदार्यम अतारिद्रणचेति। एक अथवा करके भी दिया गया है, अथवा वाला देख लो। अथवा अगर मैं ये बताऊं को ये कहाँ से लिया गया है, तो मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले अथवा वाला देख लो। अथवा वाला कहाँ गया है, यहाँ पे देखो लिखा है ये अथवा वाला कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी जो विभिन्न धर्मों के संगम स्थली है, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध हो गए, तीर्थंकर हो गए, जितने भी पार्श्वनाथ जो लोग हैं, शंकराचार्य हो गए, कबीर हो गए, और तुलसीदास जो हो गए, वो महात्मा जितने महात्मा हो गए, सारे के सारे लोग यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर उन्होंने दर्शन भी किया था, मतलब ना केवलम दर्शने, मतलब उन्होंने दर्शन ही नहीं किया, धर्मे अपितु कला क्षेत्र, वहाँ पर जितने भी कला क्षेत्र जो थे, वहाँ पर जितने भी नगर थे और जितने भी लोग थे, अत्रगत कैसे देशे देश सरपत्र इस प्रहनते। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो 2 में से आप लोग इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद तो कर ही सकते हैं, इतना मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ। इसका मैं सॉल्यूशन लेकर के नहीं आया हूँ, तो इसका आप लोग सॉल्यूशन कर लेना। अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो बता देना, मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूंगा, है ना। PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा, PDF आप लोग ले लेना। तो चलिए, अच्छा ये देखो भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया, जो हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर है, भारतीय संस्कृति, है ना।
लेकिन किताब में आप लोगों का बहुत कठिन दिया है, आप लोगों को किताब से याद नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को जब सॉल्यूशन कराऊंगा बहुत ही सरल तरीके से करवा दूंगा। अब नेक्स्ट वाला जो है मेरा, नेक्स्ट वाला देख लो, नीचे वाला जो है मेरा ये वाला, ये हमारे लिया है भारतीय संस्कृति, जो हमारा चैप्टर है, सॉरी वाराणसी चैप्टर से इसको हमने उठाया है ना। तो ये हमारा वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, ये हमारा वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। और इतना समझने के बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। अब इधर देख लो, ये हमारा, अब देखो संस्कृत का गद्यांश हो गया, संस्कृत का पद्यांश भी देख लो। संस्कृत का पद्यांश जो है पेपर में 5 नंबर का आता है। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको पढ़कर सुना, देखो एक ये दिया, एक ये दिया, अथवा करके दिया गया है कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम तौमेव तनुसे चेत अमुख स्फुटवक्ता चायोजना तिसा पंडिता अपदु दूरगमी चा साक्षुर्णा चा पंडिता अमुक स्फुटवक्ता चायोजना तिसा पंडिता, है ना। तो ये हमारे देखो हो गया इतना, है ना। तो ये दोनों के दोनों तैयार कर लेना और तैयार करके चले जाना पेपर देने। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ, और यहाँ पर लिखा है अब 5 नंबर के बारे में बात। अब देखो ये जो हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है खंड काव्य, यहाँ से हमारा खंड काव्य स्टार्ट होता है कि दिए गए प्रश्न में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मुक्ति तू खंड काव्य। अच्छा खंड काव्य क्या होता है ना। आप लोगों के जो क्लास टीचर होंगे, आप लोग क्लास टीचर से पूछ लेना कि खंड काव्य क्या होता है। गुरुजी मुझे बता दीजिए, आप लोगों के टीचर आप लोगों को बता देंगे खंड काव्य क्या होता है। ये सारे के सारे खंड काव्य जो आप लोगों के पेपर में दिए गए, इन सबका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सारे के सारे खंड काव्यों का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को जीवन परिचय। अच्छा इस पेपर में कौन कौन से जीवन परिचय आए हैं, तो सारे के सारे जीवन परिचय को भी देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करके पेपर में 5 नंबर का जीवन परिचय भी आएगा। जैसे हमारा जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये 3 जीवन परिचय हैं जो कि आप लोग चाहो तो तीनों तैयार कर लो, या फिर आप लोग जयशंकर प्रसाद जी का ही तैयार कर लो। अच्छा यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर बा कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पेपर में 5 नंबर का एक लेखक का जीवन परिचय, मतलब 10 नंबर का जीवन परिचय भी आपके पेपर में आता है, जिसमें सूरदास महादेवी वर्मा, इनका तैयार करो। सूरदास महादेवी वर्मा, फिर इसके बाद और भी कई लेखक हैं, मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। चलो स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर मैं आप लोग को बता देता हूँ। अच्छा तुलसीदास और रामनरेश त्रिपाठी, इनका भी तैयार कर लो, 5 नंबर का आएगा। अच्छा फिर मैं और आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो हमारे पेपर में एक कंठस्थ श्लोक पूछा गया कि अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब कोई एक ऐसा श्लोक हमको बताना है जो इस प्रश्न पत्र में ही ना आया हो। और इसके बाद फिर यहाँ पर हमसे और कुछ पूछा गया है, एक पत्र लेखन भी पूछा जाएगा। 4 नंबर का पत्र लेखन आपके पेपर में आएगा कि शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। हालांकि पत्र, और ये देखिए अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। इतना सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देख लीजिए, ये देखिए ये हमारा प्रश्न 9 दिया है। 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर का संस्कृत का प्रश्न उत्तर भी पूछा जाएगा। वाराणसी कस्य नगर कुले स्थिता चंद्रशेखर काशित अस्माकम संस्कृति किधर से अस्ति वीर के पूछते। तो 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है ना। और इसके बाद फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का निबंध भी पूछा जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, विज्ञान अभिशाप एवं वरदान, वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि। ये हमारा 7 नंबर का निबंध भी आएगा। तो मैंने आप लोगों को पूरा पेपर बताया, पूरा पेपर आप लोगों का देखो कंप्लीट हो चुका है। और ये थे आप लोगों का 70 नंबर पक्का वाली क्लास थी, और मैंने पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताया। तो कैसे लगी क्लास मुझे कमेंट में बताइए। पूरा पेपर तैयार करके चले जाना। 18 फरवरी का वायरल पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। ये था आप लोगों का पेपर जिसका कोड है 801 CD।